Hello students, going to start a new chapter today, that is metals and non-metals. This is your periodic table in which the elements having red background are representing metals. The elements having blue background are showing non-metals, and the elements having yellow background, they are representing metalloids that are also known as semi-metals. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस से, जिनको आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हो। लाइक मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इनके बीच के ये डिफरेंसेस तो यहाँ पर भी सेम ही रहेंगे, बट यहाँ पर मैं इन डिफरेंसेस के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी बताऊंगा, जो कि इनके डिफरेंसेस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, अक्सर इन्हीं एक्सेप्शंस के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके डिफिनीशन से। तो देखिए, ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोडियम, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम का ही केस ले लो। इन तीनों के आउटर मोस्ट सेल में रेस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये तीनों मेटल्स कहलाते हैं। वहीं पर आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देख लो, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में रेस्पेक्टिवली 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये सभी नॉन मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो देखिए, इस केस में एक्सेप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो तो मेटल होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर केस में एक्सेप्शन होगा। ओके, अब बात करते हैं आयन फॉर्मेशन की। तो देखिए बच्चों, ऑल द मेटल्स हैव टेंडेंसी to lose some electrons to form cation, that is positive ion। मतलब सारे ही मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कौन सा आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन, दैट इज योर कैटायन। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं? तो इसके लिए तो मैं ऑलरेडी आप लोग को क्लास 9 के चैप्टर 4 में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। दैट इज, ऐसे सारे ही एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करके स्टेबल होते हैं और कैटायन फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप सोडियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लो, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इसी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और स्टेबल हो जाता है, इसी कारण Na+ आयन भी बनाता है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो जाता है और Mg2+ आयन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और स्टेबल हो जाता है, और साथ में Al3 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सारे ही मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो ऑल द नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन सम इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन, दैट इज योर नेगेटिव आयन। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसे सारे ही एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा
इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल होते हैं और एनायन फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ही एग्जाम्पल ले लो, तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है और ये 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण N3- आयन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और O2- आयन बना के स्टेबल हो जाता है। इन द सेम वे अगर आप फ्लोरीन को ऑब्जर्व करो तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और F- बना के स्टेबल हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सारे ही नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। तो देखिए बच्चों, सारे ही मेटल्स जनरली बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और वही अगर बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। तो देखिए बच्चों, लगभग सारे ही मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और वही बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी, या फिर गैसेस स्टेट में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये तीनों नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और वही बात करें ब्रोमीन की तो ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और वहीं आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन को देखिए तो ये सभी नॉन मेटल्स गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मरकरी और गैलियम ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मरकरी को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है ना, वो मरकरी ही तो है। तो इन दोनों एक्सेप्शंस को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल अपीयरेंस। तो देखिए, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट, पर यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अगर मेटल के केस की बात करें तो मरकरी, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम ये सभी मेटल के एक्सेप्शन हो जाएंगे। मरकरी और गैलियम के बारे में तो हमने अभी देखा कि ये दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और जो लिक्विड स्टेट में होगा वो हार्ड कैसे होगा, तो ये दोनों मेटल्स सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं। और वही आप सोडियम और पोटेशियम को देखो तो ये दोनों मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के बाद भी इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप काफ़ी इजीली नाइफ के थ्रू कट कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉन मेटल के केस की। तो बच्चों, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा डायमंड, जो कि कार्बन का ही फॉर्म होता है। ये नॉन मेटल होने के बाद भी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, याद रखिएगा इस बात को। नाउ नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो सब्सटेंस जितना हार्ड होता है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने तो अभी पढ़ा कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं नॉन मेटल्स के सॉफ्ट होने के कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। और अगर बात करें एक्सेप्शंस की तो ये तो पिछला वाला ही हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही था कि मरकरी और गैलियम ये दोनों हार्ड नहीं होते, इसीलिए मेटल्स होने के बावजूद भी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है।
इसी तरह नॉन मेटल के केस में अगर आप डायमंड को देखोगे तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये नॉन मेटल के एक्सेप्शन में आ जाएगा। सिलिकॉन भी एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट वन इज लसरस प्रॉपर्टी। तो बच्चों, लसरस प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो? तो देखिए, लसरस या फिर लसर का मतलब होता है शाइनी सरफेस, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसका सरफेस शाइनी होता है। तो जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मेटल्स लसरस होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन लसरस। बट क्या आप किसी ऐसे मेटल के बारे में जानते हो जिसका सरफेस शाइनी नहीं होता? मैं बताता हूँ। इसका आंसर है लेड। लेड का अपीयरेंस काफ़ी डल होता है। और वहीं नॉन मेटल का एक्सेप्शन हो जाएगा डायमंड और आयोडीन। ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल होते हुए भी लसरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। डायमंड को तो आप लोग देखे ही हो, कितना चमकता रहता है। अब बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। तो बच्चों, पहले ये बताओ कि मैलिएबिलिटी से आप क्या समझते हो? यस, ऐसा सब्सटेंस जो हैमर से बीट करने पर एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को मैलिएबल कहा जाता है और उसके इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी। सो एज वी अर्लियर स्टडीड, मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। इन सभी को अगर आप हैमर से बीट करोगे तो ये बिना ब्रेक हुए एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। वहीं अगर आप नॉन मेटल की बात करो तो इसको अगर आप हैमर से बीट करोगे ना तो ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा। दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल इन नेचर। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस की। तो इसको बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दे रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हर एक्सेप्शन को याद ही किया जाए। इसके लिए आप लोग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हो। जैसे आप ये बताओ कि अगर आप एक हार्ड और एक सॉफ्ट सब्सटेंस को हैमर से बीट करोगे तो कौन पहले ब्रेक होगा? यस, जो थोड़ा सॉफ्ट होगा। तो जैसा मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया कि मरकरी, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल होने के बावजूद भी हार्ड नहीं होते, इसीलिए ये सभी मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। तो इस तरह से भी आप मैलिएबिलिटी के एक्सेप्शंस को याद रख सकते हो। नाउ डक्टिलिटी। यहां पर डक्टिलिटी से मतलब एक ऐसे प्रॉपर्टी से है जिसमें आप किसी सब्सटेंस को खींच खींच कर लॉन्ग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, आप ये बताओ कि वायर्स किसके बनते हैं? एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर जैसे मेटल्स के, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इन सब जैसे नॉन मेटल्स के? मेटल्स के ही ना? हाँ, क्योंकि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर वेरेज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। और यहां पर बात किया जाए मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट की तो वो होता है गोल्ड। आपको बिलीव नहीं होगा कि केवल 1 से 2 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बनाया जा सकता है। इतना डक्टाइल होता है ये। एक्सेप्शंस यहां पर सेम ही होगा जो आप मैलिएबिलिटी में देखे थे। रीजन आप खुद से ही समझ जाओगे। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो एज वी नो, जो सब्सटेंस जितना हार्ड होता है उसका डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और अगर बात करेंगे एक्सेप्शंस की तो सभी सॉफ्ट मेटल्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। वही डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है क्योंकि इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज कंडक्शन प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स,
All the metals are generally good conductor of heat and electricity. For example, gold, silver, copper, etc. If we talk about non-metals, they are bad conductor of heat and electricity. बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और लास्ट में बात करते हैं एक्सेप्शंस की. तो मेटल के केस में यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाएगा टंगस्टन, जो कि बल्ब वगैरह में यूज होता है. ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. वही नॉन मेटल के केस में एक्सेप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट. ये भी कार्बन का ही फॉर्म होता है. ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है.